अस्सलाम वालेकुम। लेक्चर नंबर 24 में आज हम देखेंगे कि मेमोरी एलोकेशन क्या होती है और डायनामिक मेमोरी एलोकेशन क्या होती है। अभी तक हम स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन करते आ रहे हैं, लेकिन आज हम देखेंगे कि सी के अंदर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन किस तरह परफॉर्म कर सकते हैं। दो किस्म की मेमोरी एलोकेशन होती है, एक होती है स्टैटिक मेमोरी एलोकेशन और दूसरी होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। स्टैटिक वो जो हम कंपाइल टाइम पर करें, मींस हम अपने कोड के अंदर उसी वक्त कोड करते हुए एग्जैक्ट फिगर बता दें अपने कंपाइलर को कि इतनी मेमोरी हमें रिक्वायर्ड है। लेकिन डायनामिक क्या होती है कि जब हमारा कोड रनिंग पोजीशन पर हो, हम उस वक्त बताएं कि हमारी मेमोरी कितनी रिक्वायर्ड है, हमें इतनी मेमोरी एलोकेट कर दो। ठीक है, तो ये होती है डायनामिक मेमोरी एलोकेशन। सी के अंदर हम डायनामिक मेमोरी एलोकेशन दो तरीक़ों से करते हैं, एक कैलोक फंक्शन है और एक मैलोक फंक्शन है। ये बेसिकली सी एलोक है और ये नीचे वाला एम एलोक है। इन दोनों में डिफरेंस क्या है? एक तो स्ट्रक्चर का डिफरेंस है और दूसरा डिफरेंस ये है कि कैलोक फंक्शन जो है, जब ये मेमोरी हमें एलोकेट कर देता है तो उधर मौजूद मेमोरी के हर बिट को ये अपनी तरफ से ज़ीरो वैल्यू असाइन कर देता है। ठीक है, लेकिन मैलोक फंक्शन जो है वो ये काम नहीं करता, वो जस्ट हमें मेमोरी एलोकेट करके दे देता है। ओके, कैलोक और मैलोक जो है वो हमें जब मेमोरी एलोकेट कर देते हैं, उसको हमने किसी चीज़ के अंदर अब स्टोर तो करवाना है। हमने पीछे पढ़ा है कि पॉइंटर्स जो होते हैं वो मेमोरी का जो एड्रेस है उसको अपने अंदर स्टोर कर लेते हैं। तो यहाँ पर भी हम क्या करेंगे, एक पॉइंटर डिक्लेयर करेंगे जिसके अंदर हम वही एड्रेस सेव करवा देंगे, एक मेमोरी का एड्रेस। ठीक है, कैलोक और मैलोक को यूज़ करते हुए हम वाइड पॉइंटर का यूज़ करते हैं। ठीक है, पीछे हमने हर टाइप का पॉइंटर पढ़ा, इंटीजर, चार, फ्लोट वगैरह वगैरह, लेकिन आज हम वाइड टाइप का पॉइंटर करने जा रहे हैं। इसको डिक्लेयर करने का सिंटैक्स ये है, हम वाइड का कीवर्ड लिखते हैं, आगे स्टैटिक लगाते हैं, उसके बाद पॉइंटर का नेम आ जाता है। ठीक है, और एंड पर सेमीकोलन। अब हम इसको यूज़ किस तरह कर सकते हैं कि हम वाइड टाइप के पॉइंटर के अंदर कोई चीज़ स्टोर नहीं करवा सकते, क्योंकि हमारी जो मेमोरी का एड्रेस है वो एक स्पेसिफिक डाटा टाइप के लिए होता है, लेकिन वाइड हम उधर लिखते हैं जहाँ पर हमारे पास कोई डाटा टाइप ना हो। तो हम इसको किस तरह यूज़ करते हैं, उसके लिए कॉन्सेप्ट है कास्टिंग का कॉन्सेप्ट। कास्टिंग हम इस तरह से करते हैं कि हम इसको एक सांचे में डाल देते हैं और उस सांचे के अंदर हम चाहे फिर इंटीजर रखवा दें, चाहे करैक्टर रखवा दें, चाहे फ्लोट, जो भी हमारी रिक्वायरमेंट हो उस हिसाब से हम अपना काम करवा लेते हैं। और कास्टिंग का जो सिंटैक्स है वो इस तरह से है कि पैरेंथेसिस ओपन करनी है उसके अंदर, और यहाँ पर हमें जो टाइप चाहिए वो हम लिख देते हैं। बेसिकली ये हम वाइड को इस इंटीजर के अंदर कन्वर्ट कर रहे हैं। ठीक है, हमने एक ये वाइड पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया, बाद में उसको कास्टिंग के ज़रिए एक इंटीजर पॉइंटर बना दिया। ठीक है, वाइड पॉइंटर को यूज़ करते हुए हमें ज़रूरी है कि हम पहले इसकी कास्टिंग कर लें। यहाँ पर अब मैं इंटीजर भी लिख सकता हूँ, करैक्टर भी लिख सकता हूँ, फ्लोट, जो भी मेरी मर्ज़ी हो, मेमोरी एलोकेशन के हिसाब से मैं वो वाली डाटा टाइप यहाँ पर लिख सकता हूँ। नेक्स्ट हमारे पास है कैलोक फंक्शन का सिंटैक्स। तो ये कैलोक का सिंटैक्स है, इसको आपने याद रखना है एमसीक्यूज़ के हिसाब से। ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है कैलोक और मैलोक, ये अक्सर आपको एमसीक्यूज़ में पूछ लेते हैं कि इनका सिंटैक्स बताएं, तो ये आपने हमेशा याद रखना है। इसमें जो फर्स्ट वैल्यू है वो है कि हमें ब्लॉक ऑफ मेमोरी कितनी चाहिए, कि यहाँ पर इन टर्म ऑफ नंबर हमने लिखा है कि 1000 ब्लॉक्स हों और हर ब्लॉक जो है उसका साइज़ कितना हो, जितना साइज़ एक इंटीजर का है। ये साइज़ ऑफ एक फंक्शन है कि हम इसके अंदर जो भी डाटा टाइप लिखेंगे हमें पता चल जाएगा कि उस डाटा टाइप की कितनी मेमोरी है, वो मेमोरी कितनी ले रहा है, स्पेस कितनी ले रहा है मेमोरी के अंदर। तो साइज़ ऑफ यहाँ पर इंट है, तो इंट की मोस्टली 4 होती है। यहाँ पर 1000 जो हैं वो मेमोरी के ब्लॉक, और हर ब्लॉक का साइज़ कितना होगा, जितना इंटीजर डाटा टाइप का है उतनी मेमोरी हमें एलोकेट हो जाएगी। नेक्स्ट हम देख लेते हैं कि इसको यूज़ किस तरह करते हैं। ये वही कॉन्सेप्ट हमने ऊपर जो पढ़ा है, कास्टिंग। कास्टिंग की है हमने, एक पॉइंटर डिक्लेयर किया पहले वाइड टाइप का, फिर उसको हमने इंटीजर में कन्वर्ट कर दिया और बाद में कैलोक के साथ यूज़ कर लिया। ओके, तो ये इसका सिंटैक्स जो है ये आपने याद रखना है। जितनी हमारे पास मेमोरी होती नहीं, हम उससे ज़्यादा मेमोरी डिमांड कर लें तो कैलोक फंक्शन जो है वो फेल हो जाता है, कैलोक या मैलोक दोनों ही। तो ये क्या करते हैं, जब ये फेल हो जाए तो ये नल वैल्यू रिटर्न करते हैं। तो अगर हमने ये चेक करना हो कि हमारा कैलोक या मैलोक फंक्शन जो है वो सक्सेसफुल हुआ है या नहीं, तो हम क्या करते हैं, एक छोटी सी कंडीशन लगा देते हैं, इफ़ कंडीशन लगा के जिस पॉइंटर को हमने कैलोक के ज़रिए एक मेमोरी का एड्रेस असाइन करवाया होता है, हम चेक कर लेते हैं एक कंडीशन लगा के कि आई पी टी आर इक्वल टू नल।
अगर IPTR नल के इक्वल है, मींस IPTR की वैल्यू नल शो हो रही है, तो हम अपने लिए एक कोई मैसेज शो करवा देते हैं जिससे हमें पता चल जाए कि यहाँ पर हमारा कैलॉग फंक्शन जो है वो फेल हो चुका है। ठीक है, नेक्स्ट हमारे पास है मैलोक फंक्शन। इसका डिफरेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया कि कैलॉग फंक्शन और मैलोक फंक्शन में क्या डिफरेंस है। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, ऊपर हम पहले बताते थे कि हमें कितनी मेमोरी चाहिए इन टर्म्स ऑफ नंबर, और उसके बाद हम बताते थे कि हर ब्लॉक का कितना साइज़ होना चाहिए। तो यहाँ पर हम क्या करते हैं, हम डायरेक्ट बता देते हैं कितनी मेमोरी चाहिए। ठीक है, इसको यूज़ अब किस तरह से करते हैं उसका सारा सिंटैक्स आपको यहाँ पर मिल जाएगा। इसको भी सेम उसी तरह यूज़ करते हैं कि वाइड टाइप का जो पॉइंटर होता है उसको कास्टिंग करके हम मैलोक के साथ यूज़ करते हैं, और जो मैलोक फंक्शन या कैलोक फंक्शन एक एरिया एलोकेट करते हैं उसका एड्रेस जो है वो हम किसी पॉइंटर के अंदर स्टोर करवा देते हैं। जब हम डायनामिक मेमोरी एलोकेट करते हैं तो वो होती है हीप में से। ठीक है, और जब स्टैटिक करते हैं वो स्टैक में से होती है। ये आपको MCQs भी आ सकता है कि डायनामिक मेमोरी एलोकेशन हम कहाँ से करते हैं। ओके, जब हमने कैलोक और मैलोक से एक मेमोरी एलोकेट कर दी, और जब तक हमने उस मेमोरी को एलोकेट किया हुआ कोई दूसरा प्रोग्राम उसको यूज़ नहीं कर सकता, तो हम क्या करते हैं कि एलोकेटेड मेमोरी जो है वो हम हीप को वापस कर देते हैं ताकि कोई और सॉफ्टवेयर इसको यूज़ कर सके, या हमारा ही सॉफ्टवेयर बाद में उसको दोबारा एलोकेट करके यूज़ कर सके। तो उसके लिए हम क्या कीवर्ड यूज़ करते हैं, फ्री। अब जिस तरह ऊपर हमने देखा कि यहाँ पर IPTR के अंदर मैलोक फंक्शन जो है वो एक मेमोरी का एक एरिया असाइन करवा रहा है, उसका एड्रेस जो है वो IPTR के अंदर रख रहा है। तो हम क्या करेंगे, इस एलोकेटेड एरिया को अगर हमने डी एलोकेट करना हो, मींस वापस हीप को देना हो, तो हम क्या करते हैं, फ्री के अंदर यही IPTR ये वाला वेरिएबल हम यहाँ पर लिख देंगे। ये पॉइंटर जो है इस फ्री के अंदर पैरेंथेसिस के अंदर लिख देंगे, तो एलोकेटेड एरिया जो है वो वापस हीप को चला जाएगा। उसको बाद में कोई और प्रोग्राम भी यूज़ कर सकता है और हम भी यूज़ कर सकते हैं, हमारा प्रोग्राम भी यूज़ कर सकता है। ओके, ये वही चीज़ उन्होंने बताई हुई कि इस तरह हम एक मेमोरी को फ्री करते हैं। जितना हमने ऊपर पढ़ लिया उसका ये सारा कोड यहाँ पर मौजूद है, आप देखते रहेंगे आपको सारा पता चल जाएगा कि ये किस तरह से हुआ है। ठीक है, इसको आपने अच्छी तरह से देख लेना है। नेक्स्ट हमारे पास है री एलोक फंक्शन। जब एलोक फंक्शन से हमने एक मेमोरी का मखसूस एरिया अपने लिए एलोकेट कर दिया, बाद में हमें पता चला कि हमें और मेमोरी चाहिए, तो हम क्या करते हैं, री एलोक फंक्शन यूज़ करते हैं। री एलोक का ये सिंटैक्स आपको यहाँ पर मिल रहा है। ठीक है, इसको भी सेम कैलोक और मेलोक की तरह यूज़ करते हैं कास्टिंग के ज़रिए। तो इसको यूज़ करने से हम जो पहले से एलोकेटेड मेमोरी है उसको थोड़ा सा एक्सटेंड कर लेते हैं। ओके, ऊपर हमने पढ़ा कि हम जो मेमोरी एलोकेट करते हैं अपने लिए, बाद में हम उसको फ्री कर देते हैं, फ्री करके हम हीप को वापस दे देते हैं, क्योंकि जब तक हमने उसको अपने लिए एलोकेट किया है कोई दूसरा प्रोग्राम उसको यूज़ नहीं कर सकता। ठीक है, ये बात तो यहाँ पर क्लियर होगी। लेकिन मेमोरी लीक किस तरह होती है कि हम वो एलोकेटेड जो एरिया है वो अपने प्रोग्राम के लिए एलोकेट कर तो लेते हैं, हमारा प्रोग्राम चल गया, हमारा प्रोग्राम एंड भी हो गया, लेकिन वो एरिया जो है वो फिर भी उधर का उधर ही है, उसको कोई और प्रोग्राम इस्तेमाल नहीं कर रहा, और बाद में हमारा प्रोग्राम भी उसको इस्तेमाल नहीं कर सकता क्योंकि हमने उसको पहले एलोकेट कर लिया है। अगर तो फ्री कर देंगे तो वो हीप को वापस मिल जाएगा, अगर हमने फ्री ना किया हो तो वो एक अनरेफरेंस्ड मेमोरी बन जाती है। फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंटर एक ब्लॉक ऑफ कोड के अंदर डिक्लेयर किया है। ठीक है, उसको हमने एक मेमोरी की लोकेशन दे दी। अब वो पॉइंटर उस मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, लेकिन वो ब्लॉक ऑफ कोड जो हमारा है वो एंड हो गया, तो वहाँ पर उस पॉइंटर की लाइफ भी एंड होगी, वो पॉइंटर उधर ख़त्म हो गया। लेकिन मेमोरी का क्या हुआ, वो मेमोरी तो हमने एलोकेट करके उस पॉइंटर को दे दी थी, लेकिन पॉइंटर ख़त्म हो गया। अब उस मेमोरी को कोई और यूज़ नहीं कर सकता, इवन कि हमारा प्रोग्राम भी यूज़ नहीं कर सकता। तो ये जो काम है ये होता है मेमोरी लीक का। तो मेमोरी लीक से बचने के लिए हम क्या करते हैं, ऊपर हमने पढ़ा कि फ्री के कीवर्ड से हम वो एलोकेटेड मेमोरी जो है वो हम वापस हीप को दे देते हैं, जिससे मेमोरी लीक नहीं होती। नेक्स्ट हमारे पास है डैंगलिंग पॉइंटर। अब डैंगलिंग पॉइंटर्स क्या होते हैं, फॉर एग्जांपल हमने एक पॉइंटर डिक्लेयर किया PTR, और साथ ही हमने एक और पॉइंटर डिक्लेयर कर दिया जिसका नाम हमने रख दिया पॉइंटर 2। हमने पॉइंटर 2 को पॉइंटर 1 की जो वैल्यू है वो असाइन कर दी, मीन्स हमने लिख दिया पॉइंटर 2 असाइंड बाय पॉइंटर 1। ठीक है, जो सिंपल पॉइंटर था उसकी वैल्यू पॉइंटर 2 को मिल गई।
हमने प्रोग्राम में कहीं पर जो सिंपल पॉइंटर था उसकी मेमोरी वापस हीप को कर दी, मीन्स हमने वो मेमोरी फ्री कर दी। हमने इस तरह दो पॉइंटर्स को एक ही मेमोरी लोकेशन का एड्रेस असाइन कर दिया। वो अब हो क्या रहा है मेमोरी के अंदर कि ये फॉर एग्ज़ाम्पल ये एक मेमोरी का ब्लॉक है, इसके अंदर यहाँ पर कोई ब्लॉक हमने पॉइंटर 1 को दे दिया, पॉइंटर 1 को, ये P1 में लिख रहा हूँ, ठीक है। इस पॉइंटर 1 को ये वाला एरिया हमने दे दिया, इसका एड्रेस पॉइंटर 1 में स्टोर करवा दिया। तो पॉइंटर 2 का जो है हमने इस तरह कर दिया कि पॉइंटर 2 इक्वल टू पॉइंटर 1, हमने इस तरह कर दिया। मीन्स पॉइंटर 2 जो है ये भी इसी जो मेमोरी का एड्रेस है इसको पॉइंट कर रहा है। तो क्या होगा कि अगर हम कहीं पर प्रोग्राम के अंदर P1 को फ्री कर दें, मीन्स फॉर एग्ज़ाम्पल इसको हमने फ्री कर दिया, तो ये इस तरह हो जाएगा कि ये पॉइंटर 1 अब इस मेमोरी का एड्रेस अपने अंदर नहीं रखता, इसने ये मेमोरी वापस कर दी। मीन्स ये मेमोरी अब वापस हीप के पास चली गई। लेकिन इस पॉइंटर 2 का क्या, ये पॉइंटर 2 तो अभी भी कह रहा है कि मेरे पास वो मेमोरी है जो पॉइंटर 1 के पास है, ठीक है। लेकिन पॉइंटर 1 तो खाली कर दिया हमने, उसको हमने फ्री कर दिया। तो ये पॉइंटर जो है P2 ये एक डैंगलिंग पॉइंटर है, ये एक इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को पॉइंट कर रहा है, एक इनवैलिड मेमोरी लोकेशन का रेफरेंस दे रहा है हमें, ठीक है। तो इस तरह के जो पॉइंटर होते हैं हम उनको डैंगलिंग पॉइंटर कहते हैं, जो एक इनवैलिड मेमोरी लोकेशन को रेफ़र कर रहे होते हैं। तो यहाँ पर हमारा लेक्चर नंबर 24 एंड हुआ। उम्मीद है आपको हर कॉन्सेप्ट की समझ लग गई होगी। फिर भी कोई कन्फ्यूजन हो तो आप कमेंट्स में पूछ सकते हैं।